नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है एरोमेटिक एसिड्स, इट्स एसिडिटी एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी। तो एसिड बेस के पीछे कई कंसेप्ट हैं, उसमें एक कंसेप्ट है ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग एसिड्स वो कंपाउंड होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन को प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि दे लॉस द हाइड्रोजन आयंस एंड फॉर्म अ कॉन्जुगेट बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड वे कंपाउंड होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन को बहुत ही इजीली लॉस करते हैं, और ये आयन फॉर्म एक्वस सोल्यूशन में ही होते हैं। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक्वस सोल्यूशन में एक इक्विलिब्रियम के बीच में एग्जिस्ट करता है, जिसमें कि कार्बोक्साइड एनायन बनते हैं और हाइड्रोजन आयन बनते हैं। तो अगर आप ये रिएक्शन देख रहे हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और एक्वस मीडियम में वाटर में जब इसको डिजॉल्व करते हैं तो दो आयन में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन। यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन निकलता है, ये हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है ना। द एक्सटेंट ऑफ दिस आयनाइजेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka, विच इज आल्सो नोन एज एसिडिटी कांस्टेंट। तो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, एसिडिटी कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्साइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिवाइड बाई द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर हम वाटर को कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि ये जो कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और इसका एसिडिटी कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हायर इज द वैल्यू ऑफ Ka, बेटर आयनाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। तो Ka की वैल्यू जितनी अधिक होगी, इसका मतलब कि उस कार्बोक्सिल ग्रुप का आयन अधिक हो रहा है और एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka, दैट इज pKa। मतलब कि एसिड स्ट्रेंथ को हम pKa से प्रेजेंट करते हैं, जो कि नेगेटिव लॉग होता है Ka का। क्योंकि नेगेटिव लॉग हो गया तो आप देख रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा, pKa इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग 10 Ka। अब यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई, pKa की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और pKa की वैल्यू जितनी अधिक होगी, हाई वैल्यू होगी, उतना ही वीक एसिड होगा। कार्बोक्साइड आयन फॉर्म्ड बाय आयनाइजेशन इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड देख रहे हैं, क्योंकि R का मतलब होता है एलिफेटिक कैटेगरी का। R एल्काइल ग्रुप को शो करता है, जो कि टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिक एसिड्स का, लेकिन एरोमेटिक एसिड से पहले हमें एलिफेटिक एसिड के भी बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये देख रहे हैं आप, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हुआ, RCOOH। अब अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन को देखें तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन पे दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है, और इस कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है, और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी अटैच है और कार्बन के भी साथ अटैच है। अब इसका अगर हम रेजोनेंस फॉर्म देखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस सिंगल बॉन्ड पर मूव करता है, और यहाँ पर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इसकी वजह से यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और ये रेजोनेंस में गया हुआ है। इस कार्बन पर बैलेंसी मेंटेन करने के लिए जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के ऑक्सीजन एटम पे हो गए, और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आयंस बिल्डअप हो गए हैं, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज हो गए हैं और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया है। तो अब ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज होने से क्या होगा, हाइड्रोजन जो है इजीली रिमूव हो जाएगा। ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। अब अगर हम आयन के फॉर्म में देखते हैं तो जो आयन बना है ये स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए, और इसकी स्टेबिलिटी के पीछे रीजन क्या है, रेजोनेंस है। और रेजोनेंस में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 3 एटम चाहिए कम से कम डीलोकलाइजेशन के लिए। तो अब देख रहे हैं यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकल गया है तो कार्बोक्साइड आयन बन गया है, और फिर ये आयन अपने रेजोनेंस फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो गया, और यहाँ पर अगेन ये नेगेटिव चार्ज आ गया। इस इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया है। अगर हम इसका ओवरऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ कार्बोक्साइड आयन है। Stability of carboxylic acid is due to the powerful resonance stabilization of its carboxylate anion। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी किस पर डिपेंड कर रही है, ये जो
पावरफुल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन बनना है इस पर डिपेंड करती है। और वो सभी फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड स्टेबलाइज द कार्बोक्सिल एनायन विल इंक्रीज द एसिडिटी। ठीक है, तो वो सभी फैक्टर्स जो कि पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करते हैं और कार्बोक्सिलेट एनायन को स्टेबलाइज करते हैं, वो क्या करेंगे, एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर इफेक्ट किसके पड़ते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं कि रिंग में मेन कार्बोक्सिल ग्रुप के अलावा जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। और ये सब्स्टिट्यूएंट कैसे इफेक्ट करते हैं, थ्रू द इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना, अब ये इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके से काम करते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जिसमें कि एल्काइल ग्रुप आता है, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जिसमें कि हैलोजन, हाइड्रोक्सिल और साइनो ग्रुप आते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात करते हैं जिसमें कि मेजर एल्काइल ग्रुप होता है, ये क्या करता है, ये इंक्रीजेस द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बोक्सिलेट एनायन। और जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन बिकम वेरी डिफिकल्ट, तो हाइड्रोजन जल्दी रिलीज वहाँ से नहीं हो पाएंगे। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, फॉर्मिक एसिड है और एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में HCOOH, यहाँ पर हाइड्रोजन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, लेकिन जब इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया CH3 से, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड वही है, तो अब ये जो CH3 ग्रुप आ गया है तो ये क्या नाम हो गया, एसिटिक एसिड। अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है और कार्बोक्सिलेट आयन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जा रही है, तो इस प्रोटॉन का निकलना मुश्किल हो रहा है, इसलिए यह लेस एसिडिक है देन फॉर्मिक एसिड। दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का, दे डिक्रीज द चार्ज ऑन कार्बोक्सिलेट आयन एंड लॉस ऑफ प्रोटॉन बिकम वेरी इजी। अब ये कैसे काम करते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से काम करते हैं। तो एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, यहाँ पर CH3COOH था, लेकिन एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, तो क्या बन गया, क्लोरो एसिटिक एसिड। अब ये क्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। इस क्लोरीन के प्रेजेंस होने से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यहाँ से कम कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो इससे क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा उसका, प्रोटॉन का निकलना बहुत आसान हो जाएगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन विल बिकम वेरी इजी। तो क्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। तो अब बात करते हैं एरोमेटिक एसिड, जिसमें कि सिंपलेस्ट एग्जांपल है बेंजोइक एसिड। स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में जब एक बेंजीन रिंग अटैच हो जाता है या फिनाइल रिंग बोलते हैं हम इसको, तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो एलिफेटिक एसिड के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में R ग्रुप अटैच था। देखिए, बेंजीन रिंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन बाय द एरोमेटिक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बोक्सिलेट एनायन में आप रेजोनेंस फॉर्म देख रहे हैं, ये केवल इन्हीं 3 एटम के बीच में ही डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ये इधर की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कहने मतलब ये हुआ कि बेंजीन रिंग में अक्सर आप लोगों ने रेजोनेंस फॉर्म देखा होगा, लेकिन इस बेंजीन का जो रेजोनेंस फॉर्म है ये कार्बोक्सिलेट एनायन के रेजोनेंस फॉर्म से मैच नहीं करेगा। मतलब कि केवल इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग है वो इन्हीं कार्बोक्सिलेट एनायन के बीच में ही होगा और बेंजीन के रेजोनेंस का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हेंस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कांट बी ड्रॉन। तो आप यहाँ देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है, आयन बना, एरोमेटिक कार्बोक्सिलेट आयन बना, अब ये अपने रेजोनेंस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड था, अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया, अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। तो ये हो गया रेजोनेंस फॉर्म्स ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो रेजोनेंस फॉर्म की बात की जा रही है वो केवल कार्बोक्सिलेट एनायन की बात की जा रही है, न कि बेंजीन रिंग के रेजोनेंस के साथ में। तो जिस तरीके से एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट हो रहा था, उसी तरीके से एरोमेटिक रिंग में भी ये इन्फ्लुएंस आएगा। ठीक है, यहाँ भी रीजन क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन डज नॉट एंटर इनटू द रेजोनेंस विद द रिंग सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, तो जैसा कि पहले भी देखा था हमने कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, दे इंक्रीज द एसिडिटी। इसमें भी एग्जांपल्स हैलोजेंस, नाइट्रो ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोनिक ग्रुप आते हैं।
और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, दे डिक्रीज द एसिडिटी। इसमें एग्जाम्पल्स हैं एल्काइल, मिथॉक्सी, अमाइनो, एल्कोहलिक ग्रुप। तो हम देखिए एरोमेटिक एसिड क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है। अब हम इसमें दो तरह के एग्जाम्पल्स क्रिएट करते हैं। एक में हम रखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और दूसरे में रखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या एग्जाम्पल है। पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड में पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ गया तो इसे पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, इट डीस्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट ग्रुप। मतलब कि अब देखिए नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो कार्बोक्सिलेट आयन से जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो ये सिस्टम डीस्टेबलाइज हो जाएगा और लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन बिकम वेरी इजी। यहाँ से हाइड्रोजन बहुत ही जल्दी रिलीज हो जाएगा और जब हाइड्रोजन आयन जल्दी रिलीज हो जाएगा तो एसिडिटी विल इंक्रीज। ठीक है। और उसी के अपोजिट में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसका क्या नाम हो गया, पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड। अब इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, इट इज स्टेबलाइजिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप और लॉस ऑफ प्रोटॉन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है तो हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन जल्दी रिलीज नहीं हो पाएगा, इसलिए एसिडिटी विल डिक्रीजेज। ठीक है। अब एक इसमें स्पेशल इफेक्ट भी देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं आर्थो इफेक्ट। तो आर आर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स वेदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। मतलब कि अभी तक हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का असर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का असर क्या हो रहा है, दोनों ग्रुप का असर अलग अलग हो रहा था। लेकिन आर्थो इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट इसमें आया है जिसमें कि सब्स्टिट्यूएंट कोई भी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, they both will increase the acidity of benzoic acid. This effect is known as Artho effect. It is mainly due to steric effect and also due to intramolecular hydrogen bonding. तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रेजेंस में क्या होता है, कार्बोक्सिलेट आयन और आर्थो सब्स्टिट्यूएंट के बीच में बॉन्डिंग बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है और एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। सैलिसिलिक एसिड एनायन इज मोर एसिडिक देन पैरा और मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें दो फंक्शन ग्रुप है, एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप है और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के वजह से इस कार्बोक्सिलेट आयन के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। और देख रहे हैं अगर इस कार्बोक्सिल ग्रुप को हम फोकस करें तो इसका आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के होने की वजह से यहाँ पर एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। इस बॉन्ड के बनने से यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है, कार्बोक्सिल ग्रुप में जो हाइड्रोजन है, ये यहाँ से जल्दी रिलीज हो जाएगा और इसके रिलीज होने से क्या होगा, इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो ये ओवरऑल होता है आर्थो इफेक्ट। तो ये था टॉपिक आज का, एरोमेटिक एसिड एंड इट्स एसिडिटी। थैंक यू।